गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब्जेक्ट कोड CS301 डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम क्या होती हैं और ये किस तरह से वर्क करती है। टॉपिक डिस्कस करने से पहले हम एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं कि इस सब्जेक्ट के अंदर हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। तो सब्जेक्ट जो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम है, इसके अंदर हम डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, एल्गोरिथम किस टाइप की होती है, किस तरह से एल्गोरिथम को डिज़ाइन किया जाता है, जो हमारी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, जैसे किसी नंबर को फाइंड करना है या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज करना है, तो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं और किस तरह से इनके एल्गोरिथम डिज़ाइन की जाती है। ये सारे टॉपिक्स हम इस सब्जेक्ट के अंदर कवर करेंगे। तो आज हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और एल्गोरिथम क्या होती है। तो सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि डेटा को किसी पर्टिकुलर वे के अंदर ऑर्गेनाइज करना। डेटा स्ट्रक्चर जो है, इसकी डेफिनीशन है कि किसी पर्टिकुलर वे के अंदर ऑर्गेनाइज करना डेटा को, मतलब कि डेटा को स्टोर करना किसी पर्टिकुलर वे के अंदर, ताकि हम उस पर इफ़ेक्टिवली वर्क कर सकें। ठीक है, अब इसको हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमें डेटा स्टोर करना है। अगर हमें पहले से पता है कि इतने एलिमेंट्स हमें स्टोर करने हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि 5 एलिमेंट्स स्टोर करने हैं, तो डेटा स्ट्रक्चर है, जैसे एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है, तो हम एरे क्रिएट कर सकते हैं 5 साइज़ का और उसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं। वहीं पे अगर मेरी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, मतलब एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग मेरी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, मतलब ये कि मुझे स्टार्टिंग में नहीं पता कि कितने एलिमेंट्स को मुझे स्टोर करवाना है, मतलब डायनामिक नेचर हो गया एलिमेंट्स का, कितने डेटा एलिमेंट्स होंगे, तो उस केस में क्या होगा कि मैं कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करूं जिसमें हम डायनामिकली डेटा को स्टोर कर पाएँ। तो डेटा स्ट्रक्चर जो है वो हमें ये बताता है कि किस तरह से जो डेटा है वो जो डेटा है वो मेमोरी के अंदर या कंप्यूटर के अंदर किस तरह से स्टोर होता है, ताकि हम उस पर इफ़ेक्टिवली वर्क कर सकें। किस तरह से इफ़ेक्टिवली वर्क करेंगे वो डिपेंड करता है कि हमारी क्या एप्लीकेशन है, हम किस एप्लीकेशन के लिए डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ कर रहे हैं और वो हमारे लिए किस तरह से यूज़फुल होगा। अब जो बेसिक आइडिया है कि क्यों हमें अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत पड़ी, मतलब हम एक बेसिक जैसे फॉर एग्जांपल एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है, तो हम एरे ही बना सकते थे और सिर्फ हमने एक डिफ़ाइन कर दिया डेटा स्ट्रक्चर एरे और उसी को हर तरह की एप्लीकेशन में यूज़ किया जाए। पर ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एप्लीकेशन की डिमांड के अकॉर्डिंग हो सकता है कि एरे जो है उसमें हमें बहुत ज़्यादा स्पेस कंज्यूम हो रहा हो या बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा हो। तो डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स, अलग अलग तरह की जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनको इसलिए डिफ़ाइन किया गया है ताकि हम उस पर स्पेस और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारी कम हो सके। टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब कठिनाई, मतलब कि कितनी ज़्यादा स्पेस जो है वो मेमोरी के अंदर ऑक्यूपाई कर रहा है और कितना ज़्यादा हमें टाइम किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने में लग रहा है। तो डेटा स्ट्रक्चर जो हम यूज़ करेंगे उस पर डिपेंड करता है कि हमारा स्पेस कितना यूज़ होगा मेमोरी का और हमें कितना टाइम लगेगा कंप्यूटेशन के अंदर। तो अलग अलग जो तरीके के डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो इसलिए डिफ़ाइन किए गए हैं ताकि स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस किया जा सके, कम किया जा सके। अब हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करें कि कितने तरीके के हैं, तो बेसिकली 2 तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जो डेटा एलिमेंट्स हैं वो हमारे सीक्वेंशली अरेंज हैं और इसमें सिंगल लेवल इन्वॉल्व है। यहाँ पे सिंगल लेवल इन्वॉल्व है, इसका मतलब ये है कि हम
अगर एक डेटा एलिमेंट से स्टार्ट करें तो हम वन बाय वन करके सभी डेटा एलिमेंट्स को विज़िट कर सकते हैं विदाउट रिपीटिंग एनी एलिमेंट जो हमने ऑलरेडी विज़िट कर लिया है। जिस एलिमेंट को हमने ऑलरेडी विज़िट किया है उसको विदाउट विज़िट किए हम सारे एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो डेटा है, डेटा एलिमेंट्स हैं, वो क्या है, सीक्वेंशियली और लीनियरली स्टोर्ड हैं। दूसरा कि जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत इजी है एज़ कम्पेयर टू नॉन लीनियर के वे में। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें कि कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आते हैं, तो वो है हमारा एरे, स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट। ये जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो हमने अभी एज एग्जांपल दिखाए हैं, इन सबको हम आगे की जो यूनिट्स होंगे उनको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सेकंड है हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में जो डेटा एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे सीक्वेंशियली अरेंज नहीं होते हैं और लीनियरली अरेंज नहीं होते हैं, और हम कह सकते हैं कि इसमें सिंगल लेवल इन्वॉल्व नहीं होता। इसका मतलब ये है कि अगर हमें अगर हमारे पास 10 डेटा एलिमेंट्स हैं और ये कहा गया है कि वो नॉन लीनियरली स्टोर्ड हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें अगर सभी डेटा एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो हम एक बार में एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब कि हमें वापस से जिस एलिमेंट पे हम ऑलरेडी विज़िट कर चुके हैं उस पे वापस से हमें विज़िट करना पड़ेगा, तभी हम सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसको कंपैरेटिवली लीनियर डेटा स्ट्रक्चर से अगर हम कंपेयर करें तो इसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये इम्प्लीमेंटेशन में एज़ कम्पेयर टू लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लेकिन अगर हम मेमोरी की बात करें तो ये जो हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है ये कंप्यूटर की मेमोरी को एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करता है। मतलब जो भी अवेलेबल मेमोरी है उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करता है। अगर हम एग्जांपल देखें तो ये है ट्री और ग्राफ। अब हम ट्री और ग्राफ से समझते हैं। फॉर एग्जांपल ट्री जैसे एक रूट नोड हो गई, फिर उसके 2 नोड्स हो गई और फिर वापस से इनके 2 नोड्स हैं। अगर हमें सभी नोड्स पे विज़िट करना है तो फॉर एग्जांपल जैसे सबसे पहले हमने रूट नोड को एक्सेस किया, उसके बाद में इसकी लेफ़्ट चाइल्ड को एक्सेस किया, फिर उसके भी लेफ़्ट चाइल्ड को एक्सेस किया। अब हमें अगर राइट चाइल्ड पे जाना है तो इसका जो राइट चाइल्ड है वो किससे, इस पेरेंट से लिंक्ड रहेगा, तो हमें वापस से उस नोड पे विज़िट करना पड़ेगा। मतलब कि हम एक बार अगर किसी नोड पे विज़िट कर रहे हैं और हमें सारे नोड्स को विज़िट करना है तो हमें वापस से उस नोड पे विज़िट करना पड़ेगा जिसमें हम ऑलरेडी विज़िट कर चुके हैं। मतलब विदाउट विजिटिंग नोड्स अगेन वी कैन नॉट एक्सेस ऑल द एलिमेंट्स। हम सारे एलिमेंट्स को एक्सेस नहीं कर सकते अगर एक सिंगल गो के अंदर। ठीक है, तो ये था लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, किस डेटा को कंप्यूटर के अंदर ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका होता है ताकि हम डेटा एलिमेंट्स पे एफिशिएंटली काम कर सकें हमारी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। अब एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू हमने कैटेगराइज किया है इसको कि डेटा स्ट्रक्चर्स हमारे बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं और यूज़र डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हमारे जो डेटा टाइप्स हैं जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, पॉइंटर, ये सारे हमारे ऑलरेडी बने बनाए डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। यूज़र किस तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स डिफाइन कर सकता है, तो उसमें एरे है, लिस्ट है, फाइल्स हैं। अब लिस्ट हमारी 2 तरह की होंगी, लीनियर लिस्ट होगी और नॉन लीनियर लिस्ट होगी। लीनियर लिस्ट में हमारा स्टैक और क्यू है और नॉन लीनियर लिस्ट के अंदर हमारा ट्री और ग्राफ है। तो ये हमने एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पे कैटेगराइज किया है कि किस तरह से डेटा स्ट्रक्चर डिवाइडेड है। अब डेटा स्ट्रक्चर्स जो अभी हमने एक एग्जांपल में लिए कि एरे है, लिंक लिस्ट है, ट्री है, ग्राफ है, ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। तो अब इनका एक रिव्यू ले लेते हैं, एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि ये डेटा स्ट्रक्चर्स हैं क्या एक्चुअली। तो सबसे पहले एरे जो है वो हमारा कलेक्शन होता है होमोजीनियस डेटा टाइप्स का। इसका मतलब ये है कि हम एक साथ बहुत सारे डेटा एलिमेंट्स को
स्टोर कर सकते हैं कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन पे, पर वो सारे डेटा एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे किस तरह के होने चाहिए, सिमिलर डेटा टाइप के होने चाहिए। सिमिलर डेटा टाइप से मतलब हमारा ये है कि या तो वो सारे इंटीजर टाइप के होने चाहिए, या सारे वो फ्लॉट टाइप के होने चाहिए, आइदर वो कैरेक्टर टाइप के होने चाहिए। मतलब कि जिस भी टाइप के हों वो सारे सेम टाइप के डेटा एलिमेंट्स होने चाहिए। तो एरे जो होता है वो ऐसे डेटा आइटम्स का ग्रुप होता है, एक कलेक्शन होता है। मतलब कि जैसे हम सी प्रोग्रामिंग के अंदर भी पढ़ेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमें 10 स्टूडेंट्स हैं और उनके नेम को स्टोर करना है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम 10 वेरिएबल्स क्रिएट करें, या फिर हम क्या करें, एक वेरिएबल क्रिएट करें एरे टाइप का। मतलब एरे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसकी साइज़ हमने 10 कर दी। अब उस एक सिंगल एरे के थ्रू हम 10 डेटा एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो एरे जो होता है वो सिमिलर डेटा टाइप्स का कलेक्शन होता है। यहाँ पे लिमिटेशन क्या है कि जो भी डेटा आइटम स्टोर होगा वो हमारा कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन पे होगा। मतलब कि अगर फर्स्ट 2 बाइट्स हमारे फर्स्ट डेटा एलिमेंट ने लिए हैं, तो नेक्स्ट 2 बाइट्स जो होंगे मतलब जो नेक्स्ट डेटा एलिमेंट होगा वो नेक्स्ट 2 बाइट्स पे स्टोर होगा। ऐसा नहीं है कि एक जो है हमारा डेटा आइटम वो फॉर एग्जांपल 1000 मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है और दूसरा डेटा आइटम हमारा 2000 पे स्टोर है, तो ऐसा नहीं होगा। कंटिन्यूसली सारे डेटा एलिमेंट्स जो हैं वो स्टोर होंगे। अब ये जो एलोकेशन की टेक्निक है, इसकी एरे की मेमोरी एलोकेशन टेक्निक, वो स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब ये है कि बिफोर स्टार्टिंग एनी एप्लीकेशन शुरू करने से पहले या प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें कितने डेटा आइटम्स की रिक्वायरमेंट है। हम उतनी ही साइज़ का एरे क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं या डिफ़ाइन कर सकते हैं। मतलब कि जब हम एरे क्रिएट करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि कितना हमें डेटा एलिमेंट्स को स्टोर करना है, कितने आइटम्स हमें स्टोर करवाना है। ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितने भी डेटा आइटम्स स्टोर होंगे वो सारे कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन पे होंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने शुरू में 5 साइज़ का एक एरे डिक्लेयर किया, एक एरे बनाया, उसमें 5 आइटम्स को स्टोर किया। अब उसी प्रोग्राम के अंदर मुझे 10 आइटम्स की ज़रूरत है, मतलब उसी एरे के अंदर मुझे 10 आइटम्स स्टोर करवाने हैं। तो अगर जहाँ पे मेरा पहले एरे बना है या एरे के जो डेटा आइटम्स हैं वो स्टोर हुए हैं, उसके आगे अगर मेमोरी फ्री नहीं है तो उस केस में क्या होगा कि एक नया एरे क्रिएट होगा। जितने भी जो पहले डेटा आइटम्स स्टोर हुए थे वो उस जगह से हटके जो नया एरे क्रिएट हुआ है उसमें स्टोर होंगे, और उसके बाद उसके आगे मैं 10 नए आइटम्स को ऐड कर सकती हूँ। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बढ़ गई कि हमें 5 to 10 आइटम्स को स्टोर करवाना पड़ा, लेकिन पूरा का पूरा एरे जो है वो हमारा दूसरी जगह कॉपी हुआ, क्योंकि पहले जहाँ पे एरे के जो एलिमेंट्स स्टोर थे वहाँ पे मेमोरी फ्री नहीं थी। तो ये जो एलोकेशन टेक्निक यूज़ करता है वो स्टैटिक होती है, मतलब कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपको इतने आइटम्स को स्टोर करवाना है। नेक्स्ट टाइप, जो दूसरे टाइप का हमारा डेटा स्ट्रक्चर है वो है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या होता है, बेसिकली एक लिंक्स का सीक्वेंस होता है। मतलब कि यहाँ पे एरे के अंदर जैसे कंटिन्यूसली स्टोर था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि डेटा आइटम्स ज़रूरी नहीं है कि कंटिन्यूसली हो, कंटिन्यूसली भी हो सकते हैं और डिफरेंट लोकेशंस पे भी हो सकते हैं। अब अगर डिफरेंट लोकेशंस पे हैं तो उसको हम एक्सेस कैसे करेंगे, तो इसके लिए क्या होता है, लिंक्स होते हैं हर एक नोड के अंदर। हर एक नोड से हमारा मतलब है कि जो लिंक लिस्ट है वो हमारा क्या होगी, कलेक्शन होगा नोड का। एक नोड होगी और उस नोड के 2 पार्ट्स होंगे। पहले पार्ट में तो हम आइटम स्टोर करवाएंगे, डेटा एलिमेंट की वैल्यू स्टोर करवाएंगे, और दूसरे आइटम में क्या होगा, एड्रेस होगा जो नेक्स्ट नोड है उसका। तो हर एक जो लिंक लिस्ट है वो क्या हो गई, एक लिंक्स का सीक्वेंस हो गई।
मतलब किस लिंक्स के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, डेटा एलिमेंट्स को कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, कि हम फर्स्ट डेटा आइटम पे विजिट कर दिया, मतलब फर्स्ट एलिमेंट हमने एक्सेस कर दिया लिंक लिस्ट का, अब मुझे दूसरे सेकंड आइटम पे जाना है, तो सेकंड अगर डेटा आइटम पे जाना है मुझे, तो मेरे पास एड्रेस होना चाहिए सेकंड आइटम का, क्योंकि ये कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन पे ज़रूरी नहीं कि स्टोर हो, इसलिए मेरे पास एड्रेस होना कंपलसरी है। तो इसलिए हर एक नोड के अंदर क्या होगा, एक लिंक स्टोर रहेगा, इसलिए इसको बोला गया है सीक्वेंस ऑफ लिंक विच कंटेन आइटम्स, कि एक सीक्वेंस हो गया लिंक्स की, या एक सीक्वेंस होता है, एक कलेक्शन होता है नोड्स का, जहाँ पे हर एक नोड को दो भागों में बांट दिया जाता है। पहला जो पार्ट होता है वो हमारा डेटा के आइटम को स्टोर करता है या डेटा एलिमेंट की वैल्यू को स्टोर करता है, और जो सेकेंड पार्ट होता है वो हमारा जो भी नेक्स्ट आइटम जहाँ पे स्टोर होगा उसका मेमोरी लोकेशन स्टोर करके रखता है। ठीक है, और हर एक नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है कि हर जो लिंक होगा वो दूसरे लिंक से कनेक्टेड होगा। अब ये किस तरह के मेमोरी लोकेशन टेक्निक को फॉलो करता है, तो ये करता है डायनामिक, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि मेमोरी जो है वो हमारी कंटिन्यूस होनी चाहिए, तो हम एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करवा सकते हैं, मतलब रन टाइम पे भी हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा एरे और लिंक लिस्ट था। अब है लिस्ट। लिस्ट जो है वो भी हमारे डायनामिक मेमोरी अलोकेशन को सपोर्ट करता है। जो भी हमारा डायनामिक का वही मीनिंग है कि हमने जो भी मेमोरी स्पेस अलोकेट किया है उसको हम क्या कर सकते हैं, रन टाइम पे चेंज कर सकते हैं। अब इस जो लिस्ट है वो हमारी दो तरह की होंगी, एक लीनियर लिस्ट होगी और एक नॉन लीनियर लिस्ट होगी। तो लीनियर लिस्ट जो है उसका सेम जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मीनिंग था वही है कि लीनियर लिस्ट जो होगी उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे सीक्वेंशियली स्टोर्ड रहेंगे, और जो लीनियर लिस्ट होती है उसके अंदर किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करना या डिलीट करना बहुत इजी होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन लीनियर। अब लीनियर के एग्जांपल्स हैं, जैसे स्टैक हो गया और क्यू हो गया। तो स्टैक जो है इसका मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट टेक्निक को ये फॉलो करता है। ठीक है, स्टैक को भी हम डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करेंगे, पर ये फॉलो किस टेक्निक को करेगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे एक ऐसे ब्लॉक बना हुआ है, इसको हम लिस्ट बोल सकते हैं। अब स्टैक जो होगा उसमें क्या होगा, एक एंड ये है और एक ये एंड इधर होगा, दोनों साइड एक एक एंड होगा। एक एंड जो होता है वो क्लोज रहता है, दूसरा एंड जो होता है वो ओपन होता है। स्टैक का हम एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल कि प्लेट्स रखी हुई हैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक। तो अब क्या होगा कि जो प्लेट हमने सबसे लास्ट में रखी थी उसी प्लेट को हम सबसे पहले उठाएंगे, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो सबसे लास्ट में अंदर आया था वो सबसे पहले बाहर गया है। तो स्टैक जो होता है वो लीफो टेक्निक को फॉलो करता है। और जो क्यू होता है, क्यू का मतलब एक तरह से पंक्ति होता है। जैसे हम बैंक में जाते हैं तो हमें कहीं पे भी लिखा हुआ होता है बी इन अ क्यू, मतलब पंक्ति में खड़े रहें। तो पंक्ति किस मैकेनिज्म को फॉलो करती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो सबसे पहले गया है वही सबसे पहले उसका काम होगा, तो जो पहले आएगा उसका पहले काम होगा। तो क्यू जो है वो फॉलो करता है फीफो मैकेनिज्म को, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये दोनों ही जो टेक्निक्स हैं, स्टैक और क्यू जो डेटा स्ट्रक्चर हैं, ये दोनों लीनियर टाइप के हैं, मतलब कि इसमें जो डेटा स्टोर होगा वो हमारा सीक्वेंशियली स्टोर होगा। नेक्स्ट है हमारे नॉन लीनियर लिस्ट। नॉन लीनियर लिस्ट जो है उसमें डेटा एलिमेंट्स ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर वे के अंदर ही स्टोर हों। ठीक है, जैसे लीनियर के अंदर क्या हो रहा था, सीक्वेंशियली स्टोर हो रहा था, मतलब उनका एक पैटर्न था कि इसी पैटर्न के अंदर स्टोर होगा। लेकिन नॉन लीनियर लिस्ट के केस में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा कि डेटा किसी भी तरह से स्टोर हो सकता है। जैसे ग्राफ हमने देखा है, जो ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर होता है वो नेटवर्किंग वगैरह में यूज़ होता है। ठीक है, हम अगर इसकी एप्लीकेशन की बात करें, जब हम कंपाइलर डिज़ाइनिंग होती है तो उसके अंदर भी हमारा ग्राफ और ट्री यूज़ होता है।
तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी हमारा ग्राफ और ट्री यूज़ होता है। तो जितने भी हमारे बेसिक कोर सब्जेक्ट्स हैं जो से उनकी एप्लीकेशंस के लिए डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होता है। अब ग्राफ को हम किस तरह से समझते हैं कि ग्राफ क्या है, वर्टिसेस और एजेस का कलेक्शन है। मतलब वर्टिसेस होती हैं और एजेस होती हैं, मतलब दो वर्टेक्स जो हैं उनको ज्वाइन कौन करेगा, एक एज करेगी। तो ग्राफ कलेक्शन होगा वर्टिसेस और एजेस का, जहाँ पे सारी एजेस क्या होंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक ही पैटर्न फॉलो होगा दो नोड्स को जोड़ने का। फॉर एग्जांपल कि 4 नोड्स हैं, अब उन चारों नोड्स को आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है। ठीक है, तो ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से कर सकते हो, तब भी वो कनेक्टेड है। अगर ए को डी से, डी को सी से और सी को बी से करो तब भी वो कनेक्टेड है, लेकिन वो अलग अलग ग्राफ फॉर्म कर रही है। तो यहाँ पे डेटा को, एलिमेंट्स को स्टोर करने का एक सर्टेन वे नहीं होता, वो हमारा ग्राफ कहलाता है। ट्री और ग्राफ में एक थोड़ा सा डिफरेंस है, वो ये है कि ग्राफ जो होता है उसमें साइकिल पॉसिबल है, लेकिन अगर कोई ट्री है, ट्री डेटा स्ट्रक्चर है, तो उसके अंदर नोड्स जो हैं वो सारी नोड्स क्या होनी चाहिए, कनेक्टेड होनी चाहिए, लेकिन कोई भी साइकिल नहीं बननी चाहिए। ठीक है, कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल कि 4 नोड्स हैं 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे ये चारों एक दूसरे से अगर कनेक्टेड हो गई तो क्या हुआ, साइकिल फॉर्म हो गई। ठीक है, अगर ये तीनों नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड हो गई, यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म कर रही हैं, तो ये भी एक साइकिल हो गई। तो ट्री के अंदर साइकिल फॉर्म नहीं होनी चाहिए। और ट्री जो होता है, जो हमारा ट्री होता है उसी तरह से होता है कि एक रूट नोड होती है, फिर उसके चाइल्ड नोड्स होंगे, पेरेंट्स नोड होंगे, फिर उसके चाइल्ड नोड्स होंगे, और इस तरह से ट्री हमारा फॉर्म होता रहता है। बेसिक डेटा स्ट्रक्चर में भी हम ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि जो फाइल सिस्टम होता है वो हमारा हायरार्किकल फाइल सिस्टम जो होता है वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर में होता है। तो वहाँ पे भी इस डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ किया जाता है, कंपाइलर में इसको यूज़ किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इसको यूज़ किया जाता है। तो जो डेटा स्ट्रक्चर्स की एप्लीकेशन है वो पूरी जो कोर सब्जेक्ट्स हैं कंप्यूटर साइंस के, उन सभी के अंदर है। तो ये बेसिक एक इंट्रोडक्शन था कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। अब हम पढ़ेंगे कि एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम का मतलब होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो प्रोसीजर होता है उसको हम कहेंगे एल्गोरिथम। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि जैसे सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज के अंदर हम प्रोग्राम्स बनाते हैं। वो प्रोग्राम्स हम क्यों बनाते हैं, वो प्रोग्राम्स हम इसलिए बनाते हैं ताकि किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। फॉर एग्जांपल कि एडिशन का प्रोग्राम है, एडिशन का प्रोग्राम हमने क्यों बनाया, ताकि हम एडिशन की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकें। सॉर्टिंग का प्रोग्राम फॉर एग्जांपल, या फिर सर्च करना है हमें किसी आइटम को, तो उसका भी हम प्रोग्राम बना सकते हैं। अब अगर सिर्फ 5 या 10 एलिमेंट हैं तब तो ह्यूमन इजीली क्या कर सकता है, सर्च कर सकता है कि कौन सा आइटम किसी लिस्ट के अंदर कोई पर्टिकुलर आइटम प्रेजेंट है या नहीं है। बट जहाँ पे 1000-10,000 डेटा एलिमेंट्स होंगे, वहाँ पे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना कि ये आइटम प्रेजेंट है या नहीं है वो डिफ़िकल्ट होगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया हमने कैसे, एक प्रोग्राम बना के। अब प्रोग्राम से पहले का जो प्रोसीजर होता है वो होता है हमारा एल्गोरिथम। हम क्या करेंगे कि जो स्टेप्स हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो स्टेप्स हैं, जब हम उस स्टेप्स को 1 बाय 1 लिखते हैं तो वो हमारी कहलाती है एल्गोरिथम। तो बेसिक डेफिनेशन क्या है एल्गोरिथम की, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम इज़ नॉन एज एल्गोरिथम। कि जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो हमारा कहलाता है एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम के कुछ रूल्स भी हैं कि किस तरह से होनी चाहिए। तो एल्गोरिथम जो है उसमें फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, मतलब कि जो आपने इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं वो फाइनाइट होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आपके इनफाइनाइट इंस्ट्रक्शंस हैं।
इसी तरह से एल्गोरिथम जो होता है वो सीक्वेंस होता है कंप्यूटेशनल स्टेप्स का दैट ट्रांसफॉर्म द इनपुट इनटू ए वैल्यूएबल और रिक्वायर्ड आउटपुट। मतलब क्या होगा कि हमारे पास प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम की हमने क्या बनाई, एल्गोरिथम बनाई। वो एल्गोरिथम को हमने क्या किया, इम्प्लीमेंट किया। अब जो इसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हो सकता है, सी के अंदर भी हो सकता है, C++ में भी हो सकता है, जावा में भी हो सकता है, लेकिन उसके एल्गोरिथम तो सेम, मतलब उसके स्टेप्स तो सेम रहेंगे कि हमें ये पर्टिकुलर स्टेप्स को फॉलो करना है, हमें ये काम करना है। फॉर एग्जांपल जैसे हमें एडिशन करना है, तो एडिशन का स्टेप्स क्या होंगे, सबसे पहला स्टेप होगा कि हमें 2 इनपुट लेने हैं यूज़र से। सेकंड स्टेप क्या होगा, हमें जो ऑपरेशन है एडिशन का वो अप्लाई करना है, और तीसरे स्टेप में हमें उसका आउटपुट मिल जाएगा। करेक्ट। तो यहाँ पे हमने इसको स्टेप्स में लिख दिया। अब हम भले ही सी लैंग्वेज यूज़ करें, C++ करें या जावा करें, स्टेप्स हमारे यही फॉलो होंगे। तो एल्गोरिथम जो है वो क्या है, सिंपली किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप जो मेथड हमने लिखा है वो हमारा एल्गोरिथम कहलाता है। इम्प्लीमेंटेशन इसका किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होगा। वैसे ही कोई प्रॉब्लम है, उसकी हमने एल्गोरिथम लिखी, उस एल्गोरिथम को हमने कंप्यूटर में दिया। अब कंप्यूटर में जब हम देंगे तो उसको किसी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करके देंगे, उसके साथ हमने कुछ इनपुट भी उसको दिया। तो जब हम उस इम्प्लीमेंटेशन को कुछ इनपुट देंगे तो हमें एक वैल्यूएबल आउटपुट भी जनरेट होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक बेसिक एल्गोरिथम का डेफिनेशन है कि क्या ये होता है, और इसमें फाइनाइट स्टेप्स होने चाहिए या इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, और इनपुट के साथ जब हम जो भी इम्प्लीमेंटेशन है एल्गोरिथम का वो देंगे तो हमें एक वैल्यूएबल आउटपुट मिलेगा। अब क्राइटेरियाज क्या क्या फॉलो होने चाहिए, मतलब ये कि जब हम एल्गोरिथम बना रहे हैं तो हमारे क्या क्या क्राइटेरियाज फुलफ़िल होने चाहिए, कौन सी चीज़ जो है वो मिसिंग नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले इनपुट, कि इनपुट हम अगर इनपुट जो है वो हमें मिलना चाहिए। जब हम एल्गोरिथम को इनपुट देंगे तभी वो उस पर वर्क करेगा और कुछ आउटपुट जनरेट करेगा। तो इनपुट होना चाहिए, भले वो किसी भी फॉर्म के अंदर हो। सेकंड है आउटपुट। आउटपुट जो है वो एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए। इनपुट जो है वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कितने भी इनपुट हम दे सकते हैं, लेकिन आउटपुट की बात करें तो कम से कम एक आउटपुट तो हमारा आना ही चाहिए। अगर आउटपुट नहीं आया है तो मतलब वो एल्गोरिथम हमने क्यों लिखी है, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिखी है, तो उसका कुछ रिजल्ट आना चाहिए। तो मिनिमम एक आउटपुट तो आना ही चाहिए। थर्ड क्राइटेरिया है कि डेफिनेटनेस होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अनएम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। अनएम्बिग्यूटी को हम अगर एक एग्जांपल के थ्रू समझें तो मतलब कि किसी एल्गोरिथम, हमने एक एल्गोरिथम प्रिपेयर कर दी, अब उस एल्गोरिथम को जब हम पर्टिकुलर सेट ऑफ इनपुट दे रहे हैं तो हमारा एक पर्टिकुलर सेट ऑफ आउटपुट या पर्टिकुलर आउटपुट आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमें एडिशन करना है, हमने उसका प्रोग्राम लिखा, उसके एल्गोरिथम बनाई, उसका प्रोग्राम लिखा। अब हमारे पास इनपुट वैल्यूज़ हैं 3 और 5 फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 3 और 5 का हमें एडिशन करना है। तो हमने जब फर्स्ट टाइम उसको एग्जीक्यूट किया तो हमारा आउटपुट आया 8, जब सेकेंड टाइम किया तो हमारा आउटपुट आया 7। तो ये क्या हो गया, अनएम्बिगियस हो गया कि आपने इनपुट तो सेम दिए, लेकिन जब एक बार रन किया तो आपका आउटपुट कुछ और आया, सेकेंड टाइम जब रन किया तो आपका आउटपुट कुछ और आया। तो ये अनएम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आप इनपुट दे रहे हो, सेम इनपुट दे रहे हो, तो हमेशा सेम आउटपुट आना चाहिए। मतलब पर्टिकुलर इनपुट के लिए पर्टिकुलर आउटपुट आना चाहिए हमेशा। नेक्स्ट है हमारा फाइनाइटनेस। फाइनाइटनेस का मतलब ये है कि प्रोसेस जो है वो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर क्या हो जाना चाहिए, टर्मिनेट होना जाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूस हमारा चला ही जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे हम कई बार इम्प्लीमेंटेशन करते हैं सी के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने वाइल कंडीशन लगाई और आपकी वाइल कंडीशन इस तरह से है कि जो आपके
जो आपका लूप है वो कंटिन्यूसली चला जा रहा है, तो आप किस में चले गए, इनफाइनाइट लूप के अंदर चले गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपने एल्गोरिथम लिखी है उसके जो स्टेप्स हैं वो आपके एक फाइनाइट टाइम के अंदर ख़त्म हो जाने चाहिए, मतलब फाइनाइट टाइम के अंदर आपका कंप्यूटेशन पूरा हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है इफ़ेक्टिवनेस। इफ़ेक्टिवनेस का मतलब ये है कि एल्गोरिथम में आपने अगर कोई स्टेप लिखा है तो उसका कोई लॉजिक होना चाहिए, उसका एक एक मीनिंग होना चाहिए कि वाई यू हैव रिटन दिस स्टेप। एक स्टेप से दूसरे स्टेप में हम जाते हैं तब उनके बीच में भी एक लिंक होना चाहिए, ठीक है। प्रोग्राम के अंदर भी ऐसे होता है कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाते हैं तो एक मीनिंग होता है, क्योंकि एल्गोरिथम उसका ही पहला पार्ट है, प्री प्रोसीजर पार्ट है। जब हमारी एल्गोरिथम प्रिपेयर हो जाती है उसके बाद ही हम प्रोग्राम्स बनाते हैं। तो एक इफ़ेक्टिवनेस होनी चाहिए हर जो भी स्टेप हमने लिखा है उसकी, थियोरेटिकली उसका एक मीनिंग निकलना चाहिए। तो ये क्राइटेरियाज हैं जो हर एल्गोरिथम फुलफ़िल करनी चाहिए। अब एक चीज़ और कि हमने जैसे बोला कि एल्गोरिथम जो है वो क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, करेक्ट। बट किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एक से ज़्यादा तरीके भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो उसके लिए एक से ज़्यादा एल्गोरिथम्स लिखी जा सकती हैं। अब उन एल्गोरिथम में से कौन सी एल्गोरिथम बेटर है, तो इसके लिए हम आइडेंटिफाई करते हैं कि उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, मतलब उसका परफॉर्मेंस मेजरमेंट करते हैं। मैथमेटिकली अगर हम देखें तो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस और फंक्शंस हम यूज़ करते हैं जिसकी हेल्प से हम बताते हैं कि किसी पर्टिकुलर एल्गोरिथम की ये कॉम्प्लेक्सिटी है, ये इतना कॉम्प्लेक्स है, ये ऐसी परफॉर्मेंस देगा, ठीक है। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक से ज़्यादा एल्गोरिथम लिखी जा सकती है सेम प्रॉब्लम के लिए, बट कौन सी एल्गोरिथम बेटर है ये हम डिफ़ाइन करते हैं कुछ क्राइटेरियाज के बेसिस पे। आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या परफॉर्मेंस मेजरमेंट होते हैं और असिम्प्टोटिक नोटेशंस को किस तरह से यूज़ किया जाता है परफॉर्मेंस मेज़र करने के लिए या कॉम्प्लेक्सिटी को डिफ़ाइन करने के लिए। थैंक यू।